आवर यूट्यूब चैनल लक्ष्य क्लासेस। तो आज की क्लास में हम इंग्लिश ग्रामर का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं, जो आपको बहुत ही सरल तरीके से समझाने का काम करेंगे। आप लोग टेंस, वॉइस, सेंटेंस ये सब पढ़ चुके होंगे, तो आपको बहुत ही अच्छे ढंग से समझ आ जाएगी। मेरा जो ये वीडियो बनाने के पीछे बहुत ही बड़ा रीज़न है, क्योंकि मैंने देखा है कि बहुत सारे कॉम्पिटिटिव के क्षेत्र में भी इस टॉपिक का बहुत ही बड़ा योगदान है। चाहे एसएससी, सीपीओ, यूपीएससी तक के एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। जैसे आप क्वालिफाइंग पेपर देते हो ना, सी सेट, उसमें आपको पूछे जाएंगे, जनरली पूछे जाते हैं। मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से नरेशन का जो एक निचोड़ कहते हैं वो मैं आपको देने जा रहा हूँ। नरेशन सर होता क्या है? सबसे पहली बात, ये एक तरह का स्टडी समझ लीजिए, जो कि हम किसके बारे में करते हैं? आइडिया ऑफ द स्पीकर। होपफुली आप लोग समझ गए होंगे कि ये सेशन लाने के पीछे क्या मेरा मकसद है। What was the aim behind the bringing and upcoming of this session? मेजरली आज का जो टॉपिक होने वाला है वो नरेशन के ऊपर होने वाला है। सर आपने तो ना ही टेंस पर आया, ना ही वॉइस पर आया, बट उसके भी हम लेक्चर लाएंगे, क्योंकि इस वीडियो को वही बच्चे देख सकते हैं जिन बच्चों को टेंस का नॉलेज हो, वॉइस का नॉलेज हो, साथ ही साथ पर्सन समझते हो ना, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन का नॉलेज हो। और पार्ट्स ऑफ स्पीच का तो जनरली बच्चे का एक तरह का समझ लो, इंग्लिश ग्रामर में जो बच्चे क्लास में आप अल्फाबेट्स पढ़ते हो, छोटे क्लास में जब आप बच्चे होते हैं, जब आप क्लास 3 या 4 में आते हो, मैं चलिए उस समय से आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ाना शुरू कर दिया जाता है। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग को पार्ट्स ऑफ स्पीच अच्छे से आते होंगे, नहीं कि आने वाले सेशन में मैं भी आपको हर एक इंग्लिश ग्रामर का हर एक टॉपिक कवर करने जा रहा हूं। बट ये जो टॉपिक है बहुत ही डिमांडेड है कि सर नरेशन समझ ही नहीं आता है, नरेशन होता क्या है, सर नरेशन के सवाल को कैसे बनाएं। बहुत सारे ऐसे डाउट हैं जो बच्चे समझ नहीं पाते हैं। आज के समय में जो स्टडिंग का जो मटेरियल है वो बहुत ही हब है। बच्चे सोचते हैं लिमिटेशन नहीं है। किस चीज का लिमिटेशन नहीं है? हर एक चीज का लिमिटेशन है, बट आपको क्या करनी है? स्थिर करनी है, यानी अपने माइंड को आपको क्या करना है? स्थिर रखना है। ठीक है, मैं आज का जो लेक्चर हो गया, और यार क्लास कह सकते हो कि वो बेसिकली नरेशन के ऊपर होंगे। ठीक है, नरेशन। सर नरेशन होता क्या है? नरेशन कहने का मतलब आप कह सकते हो ये एक तरह का स्टेटमेंट है। क्या है? स्टेटमेंट। आप पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़े होंगे तो आपको इस चीज का बेसिकली जो नॉलेज होता है वो आप जानते होंगे। मैं आपसे एक सवाल करता हूं, सर नरेशन पार्ट्स ऑफ स्पीच में किस तरह का वर्ड है? जनरली 8 टाइप्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, उसमें नरेशन क्या है? नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब,
क्या है, कंजक्शन की पोजीशन क्या है। आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। मैं आपको बता देता हूं, जिस वर्ड के अंतिम में ION, वो जनरली वो वर्ड कैसा होता है, नाउन होता है। क्या होता है, नाउन होता है। ठीक है, समझ गए। नरेशन का मतलब क्या है, स्टेटमेंट। स्टेटमेंट कहने का क्या मतलब है, स्पीच। क्या कहने का मतलब है, स्पीच। आप हिंदी में कह सकते हो व्याख्या, वर्णन, नरेशन। और उसी व्याख्या वर्णन को हम क्या करते हैं, कथित करते हैं, यानी कथन कहते हो। स्पीच को क्या कहते हैं, कथन। ठीक है, स्पीच को हम कथन ही कहते हैं ना। हाँ सर, नरेशन होता क्या है, मैं आपको एक एग्जाम्पल के माध्यम से ही समझाऊंगा। पहले नरेशन होता क्या है, फिर आपको डिफिनेशन समझाऊंगा। मेरे लिए दो ही लैंग्वेज का यूज करूंगा, इंग्लिश और हिंदी। ठीक है, नरेशन होता क्या है, मान लो ए है, ठीक है, एक कोई एक व्यक्ति ए है, ठीक। ये बी से कहता है क्या, बी से कहता है कि वह कहता है कि मैं ईमानदार हूं। तो किसी थर्ड पर्सन के बारे में कह रहा है, ये जो दोनों के बीच वार्तालाप हो रही है, ठीक है, कम्युनिकेशन हो रही है, वो किसी थर्ड पर्सन को लेके हो रही है। यानी कहने का मतलब क्या है कि आप नरेशन में सिंगल स्टेटमेंट का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, सिंगल स्टेटमेंट का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। एक से ज्यादा ही रहेंगे, इन्वॉल्वमेंट होगी, एक से ज्यादा पर्सन का ही इन्वॉल्वमेंट होगा। किसी को कहेंगे और किसी के बारे में कह रहे हैं तो वो थर्ड पर्सन के बारे में कहेंगे सी। ठीक है, ये बी से कहता है कि वह ईमानदार है। कौन ईमानदार है, सी ईमानदार है। ए बी से कहता है वह ईमानदार है। ठीक, किसके बारे में कहा, सी के बारे में। तो जनरली ए क्या कह रहा है, सी के बारे में बता रहा है। तो इस तरह की जो स्टेटमेंट होती है वो नरेशन होते हैं। और मैं आपको ये एग्जाम्पल के माध्यम से समझाया हूँ और मैं होपफुली कहता हूँ कि आप समझ गए होंगे। मैं अपनी भाषा में कहता हूँ डिफिनेशन के माध्यम से कि नरेशन होता है किसी की कही गई बात किसी दूसरे को कह देना, किसी की कही गई बात किसी दूसरे को बता देना या कह देना। ठीक है, यानी ना। अब हम बात करेंगे नरेशन के बारे में। नरेशन जो वर्ड है वो पार्ट्स ऑफ स्पीच के अनुसार कौन सा वर्ड है, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर इसका आंसर दें। ठीक है, मैं बता दूंगा नरेशन का मतलब क्या होता है। सिर्फ हिंदी में तो कह देते हैं व्याख्या वर्णन, इसका जो नॉर्मल मीनिंग कह सकते हैं आप इंग्लिश में, एक तरह का स्टेटमेंट ही होता है, कोई बड़ा चीज नहीं होता है ना, स्टेटमेंट होता है। आप स्टेटमेंट को ही लेके डायरेक्ट इनडायरेक्ट बनाते होते, ऐसा थोड़ी है। जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट होता है वो स्टेटमेंट ही होता है। बट एज ए यूज हम क्या करते हैं, स्पीच की तरह तौर पे यूज करते हैं। क्यों करते हैं सर, क्योंकि हम किसी बात को रखते हैं वो डायरेक्ट नहीं रख सकते हैं। जैसे कि हम आपको समझा रहे हैं कि नरेशन जो होता है वो एक तरह का स्टेटमेंट है। ठीक है, स्टेटमेंट है। अब स्टेटमेंट में भी एक टर्म आता है स्पीच। क्या आता है, स्पीच। सर स्पीच जो आता है वो स्पीच दो तरह का हो सकता है। आप किसी चीज को वर्णन या व्याख्या किसी कथित रूप में करेंगे, ठीक है ना, कथित रूप में व्यक्त करेंगे। तो नरेशन का हिंदी हुआ व्याख्या वर्णन, स्पीच हुआ कथन। समझ गए, स्पीच क्या हुआ, कथन। अब किसी स्टेटमेंट को हम
स्पीच के तौर पे लिखेंगे वो दो तरह से, या तो वो डायरेक्ट होगा, स्पीच होगा, डायरेक्ट स्पीच होगा, या वो इनडायरेक्ट स्पीच होगा। ठीक है, डायरेक्ट होगा या इनडायरेक्ट होगा। डायरेक्ट यानी हम आपको बस अभी मैं एक तरह का मतलब अवगत करा देता हूं कि ये होता है डायरेक्ट। जैसे कि जब किसी वक्ता के बात को हम अपने शब्दों में न व्यक्त करके उसके शब्दों में व्यक्त करते वो तो इनडायरेक्ट हो जाता है ना। और डायरेक्ट होता है जब वक्ता के हूबहू जो वक्ता ने कहा उसी बात को हम किसी दूसरे को कह दिए। जैसे हम कहेंगे वह कहता है कि मैं ईमानदार हूं, मैं तो ईमानदार नहीं हूं ना, वो कह रहा है कि मैं ईमानदार हूं, थर्ड पर्सन कोई व्यक्ति कह रहा है कि मैं ईमानदार हूं, समझ रहे हो ना। तो वो थर्ड पर्सन के बारे में क्या चाहता है। अब सर नरेशन का डिफिनेशन लिखा दो, इसके टाइप्स का डिफिनेशन बता दो। ये भी बहुत बड़ी बात है, आप लोग नोट करके रखना। ये भी बच्चे क्लास में पूछे जाते हैं, कहीं आप हाईली कॉम्पिटिटिव में जाओगे। ऐसे तौर पर इंग्लिश ग्रामर के आप जैसे इंग्लिश में जो पढ़ रहे हैं, आगे हायर एजुकेशन ले रहे हैं, उनके लिए कह रहा हूँ कि सर हर एक पॉइंट को आपको नोट करना है। पहले आप समझो कि जड़ को पकड़ लोगे ना तो आपके लिए कुछ नहीं है, कुछ मैं ना कह रहा हूं, मैं पढ़ रहा हूं ना, मैं पढ़ रहा हूं ना इसलिए कह रहा हूं। नेशन यानी टेलिंग समवन सेड व्हाट समवन सेड, कहने का मतलब किसी की कही गई बात किसी दूसरे को कह देना। ठीक है, उसको हम वो जो बात कहेंगे वो एक स्टेटमेंट होगा, और स्टेटमेंट स्पीच के जैसा वर्क करेगा। और स्पीच जो होगी वो दो तरह की होगी, या तो डायरेक्ट होगी या इनडायरेक्ट होगी। डायरेक्ट कहने का मतलब when we take exact word of the speaker, जब हम वक्ता के कथन को उसी के रूप में व्यक्त करते हैं। ठीक है, when we don't take the exact word of the speaker, we express sense of the speaker, यानी वक्ता के सारांश को व्यक्त करते हैं। we express in our own word, अपने रूप में व्यक्त करते हैं। जब वक्ता के कथन को उसी के शब्दों में न व्यक्त करके उसके सारांश को अपने शब्दों में व्यक्त करते हैं, वो क्या कहलाता है, इनडायरेक्ट स्पीच। यानी when we don't express the idea of the speaker in our own words, we express the sense of the speaker। ठीक है, उसके सेंस को एक्सप्रेस करते हैं अपने शब्दों में, ना कि उनके बात को एक्सप्रेस करते हैं। समझ गए। अब सर नरेशन को समझने के लिए आपको एक स्ट्रक्चर समझना पड़ेगा। ये जो ढांचा है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ये कोमा है, इन्वर्टेड कोमा, बताएंगे कि पॉइंट सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड है। अब एक बात है कि आप जो कोमा दोगे, इन्वर्टेड कोमा के अंदर दोगे या इन्वर्टेड कोमा के बाहर दोगे, समझने के लिए जैसे अपने घर में आप कैसे भी रहो, किसी दूसरे से क्या मतलब है ना। अपने घर से बाहर जाओगे तो भाई तो मतलब है, थोड़ा तो संयम में रहना होगा ना। वही बात है, आप क्या करोगे, कोमा या कोई भी एक्सक्लेमेटरी या इंट्रोगेटिव आप अपने इन्वर्टेड कोमा के अंदर यूज करोगे। अब एक एक वर्ड समझते हैं। ये क्या है, डायरेक्ट स्पीच का स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये सब्जेक्ट वर्ब, इस वर्ब को हम कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। कैसा वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब, लेकिन जनरली टोटल को खा दिया जाता है एज अ रूल यूज करने के टाइम में। ये सब्जेक्ट, ये कोमाज है, इसी को पलट दिए, इन्वर्टेड हो गया, और दो, एक कोमा था तो कोमा था, दो हुआ तो कोमाज हुआ, ये हुआ इन्वर्टेड कोमाज, ये हुआ कोमा, इन्वर्टेड कोमाज, ये जो वर्ब होगा वो रिपोर्टेड स्पीच होगा। क्या होगा, रिपोर्टेड
स्पीच, इसको आप शॉर्ट फॉर्म में कह सकते हो RS, इसको आप कहोगे RB, ठीक है। ये अदर वर्ड हुआ। तो आपने स्ट्रक्चर को समझ लिया डायरेक्ट को, ठीक है। तो आप ये जब समझ गए तो आपके लिए आसान हो गया। अब कहने का मतलब इंजीनियर के लिए क्या होता है कि मतलब बिल्डिंग के स्ट्रक्चर वो दे दिया जाए, आर्किटेक्चर करके दे दिया जाए, तो आसान हो गया, चलो मिस्त्री ऐसे बनाएगा। बट स्ट्रक्चर ही ना हो तो बनाने में तो तरह तरह के डाउट क्रिएट होंगे ना। वैसे ही है, ये स्ट्रक्चर जो होती है बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है, ठीक है। सॉरी यहाँ पे चले गया। अब जो हम मेजरली क्या करते हैं सर, आपसे कोई ये तो नहीं पूछेगा सर व्हाट इज नरेशन, ठीक है, व्हाट इज नरेशन, व्हाट इज डायरेक्ट स्पीच, व्हाट इज इनडायरेक्ट, ये तो बेसिक है। आपसे पूछेगा चेंजिंग डायरेक्ट स्पीच इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, ठीक है। तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बनाने के लिए आपको 3 रूल अपनाने होंगे। देयर आर द 3 रूल्स फॉर चेंजिंग डायरेक्ट स्पीच इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। ये नोट कर लिए होंगे, बताता हूँ। That plus verb, a comma, inverted comma, subject plus verb plus other word, ठीक है। युवा डायरेक्ट स्पीच, ठीक है। अब आपको क्या करना है, डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच बनाना होगा। There are the 3 rules. There are the 3 rules of changing direct speech into indirect speech. तो मैं आपको रूल बता देता हूँ, उसके बाद स्ट्रक्चर में डिनोट करके बताऊंगा, इंडिकेट करके बताऊंगा। पहला रूल होता है मास्टर रूल, दूसरा रूल होता है जेनरिक रूल, तीसरा रूल होता है स्पेसिफिक रूल, ठीक है। जब आप इस रिपोर्टेड वर्ब को और रिपोर्टेड स्पीच मिलाते हैं तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले कोमा को रिमूव करेंगे। इसको रिमूव करेंगे, कोमा को रिमूव करेंगे। और रिमूवल ऑफ कोमाज को ही हम क्या कहते हैं, मास्टर रूल कहते हैं। और जब हम रिमूव करते हैं उसके जगह पे हम क्या करते हैं, अकॉर्डिंग टू सेंटेंस हम कंजक्शन का प्रयोग करते हैं। मैं ये बात अभी तो चल ही रही ना, मैं आगे बताऊंगा, ठीक है। पहले ये समझ लो, कोमा को रिमूव करते हैं वो कैसा रूल होता है, मास्टर रूल, ठीक है। जेनरिक रूल क्या होता है, सब्जेक्ट से सब्जेक्ट और वर्ब से वर्ब में इंटरचेंज करते हैं, उसको कहते हैं जेनरिक रूल। ये कहते हैं जेनरिक रूल। और स्पेसिफिक रूल हो गया अदर वर्ड